गया और यूटी बनाने के बाद जम्मू के लोगों को कुछ तोहफे दिए गए। उन तोहफों में क्या दिया गया? टोल प्लाज़ा दिया गया, 2G इंटरनेट दिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट दी गई और अब SRO 202 में जॉब 4 के रिक्रूटमेंट रूल्स दिए गए। इसी सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जो कि एकजुट जम्मू के प्रधान भी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, यूटी बनने के बाद ये सब जो तोहफे दिए गए हैं जम्मू के लोगों को, सर सबसे पहले इसी एक जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है जॉब 4 के रिक्रूटमेंट रूल्स, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट थी और अब ऐसे रूल्स निकालना, और कब से ये कितनी लंबी लड़ाई चल रही है इसको ही लेके, कब ये लड़ाई सर होगी ख़त्म? कब इस पे कोई ना कोई अच्छा फैसला आएगा जम्मू के यूथ के लिए? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अब तक जितने भी फैसले, स्पेशली आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35 से, जम्मू विरोधी हैं, यूथ विरोधी हैं, जम्मू के विरोध में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्लास 4 रूल्स के नोटिफिकेशन की आपने बात की। आप जानते हैं क्लास 4 रूल्स के नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा अन्याय कैजुअल वर्कर्स के साथ किया गया है, जिनकी संख्या 60,000 के करीब है और जिनके लिए SRO 520 रेगुलराइजेशन के लिए बनाया गया था। उसमें एक तरीके से मुंह पे तमाचा मारते हुए सरकार ने, जहां उनके रेगुलराइजेशन के लिए इसमें प्रोविज़न रखना चाहिए था, वहीं 5 मार्क्स दे के उनकी खिल्ली उड़ाने का काम किया है। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जो है वो सेंसिटिव नहीं है यूथ के मसलों को लेके। डेली वेजर्स जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पानी का डिपार्टमेंट हो, PDD PHE की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अपने कंधों पे उसका बोझ ढो के उसको चलाया है सक्सेसफुली। देखिए, एक्सपीरियंस के आधार पे इतने मेरिटोरियस हैं वो। उन्होंने साबित किया पिछले 10 साल में कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को अपने कंधों पे उठा के चला सकते हैं। उनके लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण रूल्स इंट्रोड्यूस करना मुझे लगता है बहुत ही नुकसानदेह है इनके भविष्य के लिए। क्लास 4 रिक्रूटमेंट रूल्स में इनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोटा फिक्स किया जाना चाहिए था। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स को खोल दिया कि कश्मीर के लोग भी यहाँ पे आके नौकरी ले सकते हैं, तो वो एक बहुत ख़तरनाक फ़ैसला जो है वो सरकार ने लिया है। और ये जो डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू है, उसके प्रोसेस को एड और अबेट करेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमने शुरू से ही कहा कि जो लीगल इस्लामिक स्टेट का स्ट्रक्चर था 370 ख़त्म होने से केवल वो ध्वस्त हुआ, यानी डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट खत्म हुई। डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्ट करती है। वो इंडिविजुअल्स और पॉलिसीज़ के माध्यम से स्टेट अपरेटस में इंट्रूजन करके स्टेट अपरेटस को कंट्रोल करने के तरीके से एग्जिस्ट करती है। वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लेवल पे एग्जिस्ट करती है। वो कश्मीर बायस में सारे फैसले हों, कश्मीर फेवर में सारे फैसले हों, उस बायस को प्रमोट करने में एग्जिस्ट करती है। तो जब ये परिस्थिति है, जब डिफेक्टो इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करने का कोई काम नहीं किया गया बल्कि उसे स्ट्रेंथन और पोषित करने का ही काम किया गया है, उस समय आप ये मान के चलिए कि क्लास 4 रिक्रूटमेंट्स में अगर 1000 पोस्ट निकलेंगी तो 700 से 800 पोस्ट कश्मीर की सिलेक्शंस होंगी और 200 से 300 जम्मू संभाग के लोग ही उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, जो पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। 70:30 की रेशो में सिलेक्शंस होती हैं। 30% जम्मू को मिल गई, 20% जम्मू को मिल गई, कुछ कुछ केस में तो 90% कश्मीर को मिल गई, 10% ही जम्मू को मिली। और ये डिस्ट्रिक्ट काडर की पोस्ट क्लास 4 कैटेगरी में, ये वो पोस्ट है, ये वो काडर का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस डिस्ट्रिक्ट में लगा उसे पूरी उम्र उसी डिस्ट्रिक्ट में रह के अपनी नौकरी करनी है। उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर उसकी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। तो 25, 30, 35 साल का जो अपना नौकरी का कार्यकाल होगा वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रह के करेगा। मान लीजिए 1000 में से 700 लोग कश्मीर के सिलेक्ट होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 700 होते हैं। 700 में से कम 200 लोग ऐसे होंगे जो जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ज्वाइन करेंगे या जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में नौकरी पाएंगे, क्योंकि कॉम्पोजिशन उस तरीके की होगी। अब अगर एक वर्ष में एक रिक्रूटमेंट वेव में आप 200 कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज़ को जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ला के स्थापित कर रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में कितना कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो जम्मू में आके सेटल होगी। और फिर आप उसको, इस प्रोसेस को बाकी प्रोसेसेस के साथ जोड़ के देखिए जहाँ पे कश्मीर का और यहाँ पे इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव गेटोइजेशन करके, फॉरेस्ट लैंड्स कवर करके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम कर रहे हैं। और जो जितने भी तरीके हैं डेमोग्राफिक चेंज पे, वो विस्तार से हमने चर्चा की है। उस प्रोसेस को ये एड एंड अबेट करेगा। तो ये दूसरा काउंट है जिसपे क्लास 4 रूल्स जो हैं वो एंटी जम्मू है, एंटी यूथ हैं और एंटी नेशनल भी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो SRO 202 के प्रोविजंस, जिसके लिए लड़ाई ये चल रही है कि SRO 202 को तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए, उसके प्रोविजंस म्यूटेटस म्यूटेंडाई एज इट इज़ विद सर्टन ऑल्टरेशंस एंड मॉडिफिकेशंस कीपिंग द स्पिरिट सेम, रूल 8, 9, 10, 11 वो सारे आपने इस पर अप्लाई कर दिए। मतलब अब इन रूल्स के तहत भी जो कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी क्लास 4 कैटेगरी की,
उन लोगों को भी अब बिना अपने अपनी बेसिक पे ही 5 साल तक जीवन यापन करना है। यानी एक बंधुआ मजदूर की तरह आपको सरकार की गुलामी करनी है 5 वर्ष, और आपके साथ जो सिमिलरली सिचुएटेड और इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो SRO 202 के तहत एम्प्लॉय नहीं हुए हैं, उनसे आधी आधी सैलरी में आपको काम करना है। तो देखिए, इकोनॉमिक लेवल पे भी आपको चोट करवाने का यह प्रयास है, आपके डेमोग्राफिक लेवल पे आपके भविष्य पे भी चोट करने का यह प्रयास है, और कैजुअल लेबरर्स के साथ जो विश्वासघात सरकार ने किया है, वो तो इसमें सबसे अग्रणी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मुझे लगता है कि कैजुअल लेबरर्स को अब अपनी कमर कसनी चाहिए सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर छेड़ने की। सर, जम्मू के लोग आज निराश हैं, जम्मू के युवा आज निराश हैं। जम्मू के लोगों को टोल प्लाज़ा दिया जा रहा है, 1 साल होने को आया 2G दिया जा रहा है। आपने भी कितनी बार ये इंटरनेट का मुद्दा उठाया है कि हमसे बिल इतने लिए 4G के बिल लिया जा रहा है, लेकिन हमें इंटरनेट 2G प्रोवाइड किया जा रहा है। सर, ये कब मुमकिन होगा? ऐसी कौन सी कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखे जाते हैं जिसके कारण इतना डिले हो गया कि अब एक 4G सपना रह गया जम्मू के लोगों के लिए? दूसरा सर, मैं आप भी क्लैरिटी से बात करते हैं, बिल्कुल आपके जेन्युइन मुद्दे होते हैं और बिल्कुल आप टू द पॉइंट बात करते हैं। जम्मू के लोगों ने बीजेपी से काफ़ी उम्मीदें लगाई थी। यूटी बनने के बाद जम्मू के लोगों को कुछ नहीं मिला और अब टोल प्लाज़ा गिफ्ट में आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे लोग किस तरह आज निराश हैं इन टोल प्लाज़ा के चलते। तो सर, ये जो फैसले आए जा रहे हैं जिसके कारण लोग निराश हैं, ये समय कब बदलेगा? देखिए, 2G या 4G का जो इशू है, उसमें केवल बिल का इशू नहीं है, बिल एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन उसके अलावा हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र हो रही है। दूसरा, सरकार ने कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा 4G सस्पेंशन को जस्टिफाई करने के लिए, उसके लिए सरकार ने कहा कि कश्मीर में ये हो रहा है, कुछ इंसिडेंट्स का हवाला दिया, जम्मू का कोई इंसिडेंट का हवाला नहीं दिया। सरकार के इस आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइज ये है कि सरकार ये मानती है कि 4G इंटरनेट के कारण ही आतंकवाद पैदा हुआ और आतंकवाद चल रहा था, जो ऑब्वियसली एक फॉल्स प्रीमाइज है। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न्स को आपको अपने सिटीजन्स के जो बेसिक इंटरेस्ट्स हैं उसके साथ बैलेंस भी करना पड़ता है। एक समय तक सस्पेंशन समझ में आती है, सिक्योरिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन वो आप कोर्ट में इस्टेब्लिश कर नहीं पाए हैं। उसके बावजूद भी जम्मू के लोगों को पनिश करना इसलिए क्योंकि कश्मीर में हालात ख़राब हैं, एक उस विकृत मानसिकता की मैनिफेस्टेशन है जिस मानसिकता में जम्मू को डोरमैट की तरह समझा जाता है, एक होस्टेज, एक गुलाम की तरह समझा जाता है। तो 4G के ऊपर तो सरकार की मंशा यही है कि चूंकि कश्मीर को नाराज़ नहीं किया जा सकता जम्मू में 4G एक्टिवेट करके, इसलिए जम्मू में भी 4G एक्टिवेट नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीरी को नाराज़ नहीं करना है। जहाँ तक टोल प्लाजाज की आपने बात की, आप टोल प्लाजा ही की क्यों बात कर रहे हैं? आप कोई भी इशू उठा के देख लीजिए, आप डिलिमिटेशन का इशू उठा के देख लीजिए। हर फैसला ये सरकार वो ले रही है जिससे जम्मू कश्मीर में कश्मीर मजबूत हो रहा है, कश्मीरी मुसलमान मजबूत हो रहा है, मुसलमान इन जनरल मजबूत हो रहा है, और हर एक इशू जिससे जम्मू को भी मजबूती मिलेगी उसे पोस्टपोन किया जाता है। लैंड जिहाद इस सरकार के लिए या संगठन के लिए मुद्दा नहीं है। माइनॉरिटी राइट्स देना नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, उनके लिए मुद्दा नहीं है। टोल प्लाज़ा लगाना एक मुद्दा है। तो कोई भी ऐसा निर्णय जिससे जम्मू कमज़ोर हो, जम्मू लैसरेट हो, जम्मू ब्लीड हो, जम्मू ह्यूमिलिएट हो, वो फैसले तत्काल प्रभाव से लिए जाते हैं। हर एक वो फैसला जिससे जम्मू मजबूत होगा, यानी 2021 जैसे 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे तो जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा, जम्मू के अधिक MLAs होंगे, विधानसभा में इनकी रिप्रेजेंटेशन अधिक होगी, जम्मू की पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी, पॉलिटिकल पावर जम्मू में शिफ्ट होगा। तो उस पर ये कहते हैं कि नहीं, हम 2011 के सेंसस के आधार पर करवाएंगे क्योंकि उससे कश्मीर को पावर मिलेगी। तो इनके दिमाग में यही है कि हर एक इशू जिससे जम्मू कमज़ोर हो उस पर डिलीवर करो, हर एक इशू जो कश्मीर को फेवर करे उस पर डिलीवर करो। तो उसी क्रम में अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों टोल प्लाजाज, क्यों सस्पेंशन ऑफ 4G, क्यों 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन, क्यों माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स नहीं देने हैं, क्यों लैंड जिहाद इनके लिए मुद्दा नहीं होगा। क्योंकि हर एक ये मुद्दा वो मुद्दा है जिससे जम्मू, अगर ये मुद्दा रिजॉल्व हो तो मजबूत होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि जम्मू मजबूत ना हो, कश्मीर मजबूत हो, और इनके जो एक्शंस हैं वो इसे इस्टेब्लिश करते हैं और लोगों को ये अजम्पशंस के तौर पे एक होप दिखाते हैं कि देखिए हम कैसे चाह सकते हैं कि जम्मू ताकतवर ना हो, लेकिन करते वही हैं जिससे जम्मू कमज़ोर हो। जैसा कि मैंने बताया कि 2021 के आधार पे जम्मू को पावर मिलेगी, ये तो कह रहे हैं कि हम 2021 के आधार पे नहीं करवाएंगे, 2011 के आधार पे करवाएंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये नहीं चाहते कि जम्मू को पावर मिले।
सर जैसा आपने बताया, आखिरी सवाल, सिक्योरिटी का काफ़ी कंसर्न है तभी इंटरनेट बंद करते हैं। सर आज इतने साल होने को आए हैं, इतने साल हो गए हैं, आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही जगह पे सुरक्षित नहीं है। आप जानते हैं मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे आप? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी के कारण बंद है। सिक्योरिटी को एक आधारहीन आधार बनाया गया है जम्मू में इंटरनेट सस्पेंड करने के लिए। कश्मीर में कंटिन्यूअसली इंटरनेट सस्पेंड रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आतंकवाद किसी भी जगह पे एक लंबे समय तक तब तक नहीं चल सकता जब तक उस जगह से उसको लोकल सपोर्ट ना हो। कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को लोकल सपोर्ट है, इसलिए वहाँ पे अगर आप पूरी उम्र भी या जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता 4G या इंटरनेट सर्विसेज सारी सस्पेंड करके भी रखेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक जस्टिफाइड एक्शन है। जम्मू जहाँ पे आतंकवाद को ज़मीनी स्तर पे कोई सपोर्ट नहीं है, इस इंसिडेंट उस तरीके का हुआ नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स के आधार पे आप एक कुछ समय तक के लिए आप इसको सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन आपने जो ये डिसाइड किया कि हम इनडेफिनेटली इन परपेचुइटी इसे सस्पेंड करके रखेंगे, उस सवाल पे, उस निर्णय पे हम सवाल उठा। जी सरपंच कश्मीरी पंडित जी, उनके साथ जो हुआ, देखिए, भारत सरकार आज तक ये फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं कर पाई है कि कश्मीर में समस्या जिहाद की है, और जिहाद एक वॉर फॉर्म है। इस जिहाद वॉर फॉर्म में कश्मीर का हर बच्चा, हर व्यक्ति इसमें शामिल है। कोई पत्थर मारने के लेवल पे शामिल है, कोई सरमन्स देने के लेवल पे शामिल है, कोई हमारी विधानसभा में अंदर घुस के ऐसे कानून बनाने में शामिल है जो जम्मू के खिलाफ हों, देश के खिलाफ हों या जिहादी एजेंडा को आगे बढ़ाएं। कोई बंदूक के लेवल पे जंग लड़ने में शामिल है। यानी हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से इस जिहाद में शामिल है और अपनी इंडिविजुअल एनर्जीज़ और कैपेबिलिटीज़ को इस जिहादी प्रोसेस में इन्वेस्ट करके भारत के खिलाफ जंग जो है उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जब तक भारत सरकार इस प्रोसेस को रिकग्नाइज नहीं करेगी, एक रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार नहीं होगा। यानी एक वॉर फॉर्म है, आप उसे मानने को ही तैयार नहीं है कि ये वॉर फॉर्म वहाँ पे चल रही है, तो उसका रिस्पांस मैकेनिज्म नहीं आप तैयार कर पाएंगे। और जिहाद में तो ये निहित है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होना है। 1989 ऑनवर्ड्स पूरे समाज को निकाल दिया। आज कोई भी उस समाज का व्यक्ति वहाँ पे सरपंच बन के खड़ा होगा, उसे गोली मार दी जाएगी, उन्होंने डिक्लेयर किया है। लेकिन ये डिनायल मोड में है। आपने देखा कि हिंदुओं के नरसंहार को ऑफिशियली भारत सरकार ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। चूँकि ऑफिशियली रिकग्नाइज़ नहीं किया, इसलिए जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने वो नरसंहार किया उनको जेलों में आपने बंद नहीं किया, आपने उनको इन ऑल्टरनेट आपने उनको सत्ता में बैठाया, आपने उनको चीफ मिनिस्टर तक बनाया, आपने उनको Z+ सिक्योरिटी तक दी। तो ये सिस्टम, इकोसिस्टम वहाँ पे भारत सरकार ने ही मेंटेन करके रखा है कि नॉन मुस्लिम वहाँ, क्योंकि जिहाद को एक इम्प्यूनिटी है, एक इम्प्यूनिटी के साथ जिहाद चल रहा है और भारत सरकार डिनायल मोड में बैठी है कि ये जिहाद नहीं चल रहा है। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो ये जानते भी हैं कि ये वॉर फॉर्म चल रही है और स्टेट एजेंसीज़ को काम करने से रोक रहे हैं। हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो डिनायल मोड में है इस जिहाद को लेके। तो आपको सिख किलिंग्स भी मिलेंगी, आपको माइग्रेंट वर्कर्स की किलिंग्स भी मिलेंगी। डोमिसाइल लॉ जब आएगा तो आपको द रेजिस्टेंस फोरम, जो टेररिस्ट का एक जॉइंट संगठन आज बना है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी आएंगे कि अगर कोई भी भारतीय या नॉन कश्मीरी कश्मीर में डोमिसाइल लॉ के बाद आएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या कर भी दी जाती है। इसका कोई सोल्यूशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सबक नहीं सिखाते। और भारत सरकार जब तक अपनी पॉलिसी ऑफ एब्डिकेशन, ऑफ वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन जम्मू नहीं छोड़ती, तब तक इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यू विल सी मोर पीपल फॉलोइंग इन द लाइन ऑफ देयर ड्यूटीज़, जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि भारत की राजसत्ता देशद्रोहियों को एम्पावर करने में यहाँ पे लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को अलगाववादी ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और प्रधान अल्ताफ़ बुखारी की पीठ पे हाथ रख के ये पूरे देश को दिखा दी कि जम्मू कश्मीर को लेके हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे चेयरमैन एकजुट जम्मू अंकुर शर्मा जी, और हमेशा की तरह काफ़ी क्लैरिटी से इन्होंने जम्मू के जितने भी मुद्दे हैं उन पे अपना पॉइंट रखा है और काफ़ी क्लैरिटी से इन्होंने सब मुद्दों पे बात की है। आप लोग देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट्स नील अरोड़ा के साथ।